बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज लाहौर में मौसम बहुत ज़बरदस्त रहा, बारिश हुई, ओले भी पड़े और लगातार बारिश होती रही। और इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है और थोड़ी सर्दी भी थी। ये तो हो गया मौसम का अहवाल जो कि हमारे आसपास था, लेकिन असल में एक ऐसी ख़बर जो कि आग लगाने वाली है, उस ख़बर ने एटलीस्ट सिविलियन सुप्रीमेसी के हलकों के अंदर तो आग लगा दी। उस सिविलियन सुप्रीमेसी के हलकों में जिनको रत्ती भर भी सिविल सुप्रीमेसी की डेफिनेशन का पता है, वो सिविल सुप्रीमेसी को मानते हैं, उनको पता है कि सिविल सुप्रीमेसी क्या होती है। पूरा ना भी पता हो तो थोड़ा सा उनको पता है। जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है ना, उनके लिए ये ख़बर शर्मिंदगी का बाइस है। उनके लिए ये ख़बर आग का काम कर रही है, लिटरली आग का काम कर रही है। हुआ ये है कि जी वो किस नंबर 2 आ गई है। मेरे बड़े ही अच्छे कॉलीग हैं शाहिद मैतिला साहब, और उनसे हमेशा जब भी इंटरेक्शन मेरा रहा है, चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे फ़ोन पर हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहता है। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ माई सीनियर्स ऑल्सो। लेकिन हमेशा हम लोगों ने बराबरी की लेवल के ऊपर डिस्कशंस की हैं, बातें की हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया बाजवा साहब का। अच्छा, अब इंटरव्यू से कहीं ज़्यादा बेसिकली ये मुलाकातों का अहवाल है, तो आप इसको इंटरव्यू ही कहेंगे। और एक नहीं 2-3 उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुतअद्दिद बार उनकी मुलाकातें हुई, और उसको लेकर के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने उस हवाले से अपनी अशात शुरू की। अशात नंबर 1 में, जिसका मैं ऑलरेडी रोना रो चुकी हूँ, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी तपर्रा पढ़ चुकी हूँ, जिसके अंदर बाजवा साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो ओथ है उससे इन्हिराफ किया। उनका काम नहीं था मीडिया को मैनेज करना, उनका काम नहीं था नौकरियों से जर्नलिस्टों को निकलवाना, उनका काम नहीं था नौकरियों के ऊपर जर्नलिस्टों को बहाल करना, उनका काम नहीं था कि वो जर्नलिस्ट को मटेरियल प्रोवाइड करते, उनका काम नहीं था कि वो हुकूमत के अंदर अपनी जो है वो टांग अड़ाते, उनका काम नहीं था कि वो सियासत के अंदर अपना रोल अदा करते। लेकिन ये सब काम उन्होंने किया। ये पूरा का पूरा एक एतराफ़ जुर्म था जो उन्होंने किया। उनका काम नहीं था कि वो सहाफ़ियों को उठाते, उनका काम नहीं था कि वो टॉर्चर करते, वो डराते धमकाते। लेकिन ये सब हुआ, ये सब मैनिपुलेशन हुई। एक वो एतराफ़ था, उस एतराफ़ के बाद भी इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उस एतराफ़ के बाद भी रियासत ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। वो सवाल तो बिल्कुल भी नहीं उठाएगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे जो कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जो कि बड़े बड़े पोर्टफोलियोज लेकर के बैठे हैं, जिनको बड़े बड़े ओहदों के मज़े पड़े हुए हैं। वो कभी भी नहीं पूछेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। उल्टा जो सवाल करेगा उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, उल्टा जो इनसे पूछने की कोशिश करेगा उनको शक की निगाह से देखेंगे। इसको अब कहाँ से लिफाफा आ रहा है, इसको अब कहाँ से डिक्टेशन आ रही है। सिविल सुप्रीमेसी भी भाईजान कोई चीज़ होती है, कुछ खुदा का खौफ करें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इज्जत होती है, कोई भरम होता है। जो अशात नंबर 2 आई है ना, उसके अंदर वजीर आजम का भरम भी पाश पाश हुआ, और उसके अंदर आर्मी चीफ का जो रुतबा था वो भी पाश पाश हुआ। मैं तो बड़ी दुखी हूँ। वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू, ये शायद मैतिला साहब ने ना छेड़ दिया मलंगों को। वो मलंग जो कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का ख्वाब देखते हैं, वो मलंग जो इस मुल्क के अंदर देखते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, तो हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे लिए यही आज़ादी है। और मैं इतनी पक्की जर्नलिस्ट नहीं बनी कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे दुख होता है कि क्या हाल बना दिया है भाई हमारे मुल्क का। जमहूरियत का क्या हाल कर दिया। पहले तो लूली लंगड़ी ही सही, जैसी भी जमहूरियत थी, अब तो लग रहा है वो लूली लंगड़ी जमहूरियत भी जो है वो एक फिक्स जमहूरियत थी, फिक्स जमहूरियत है। पता नहीं कहाँ चल निकले ये लोग वोट को इज्जत देने वाले, और पता नहीं कहाँ आगे ला करके इन्होंने पाकिस्तान को ला करके खड़ा कर दिया। अशात नंबर 2, किस्त नंबर 2, जो बाजवा साहब के साथ कॉन्वर्सेशन पे कंपाइलेशन की है शाहिद साहब ने। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ यहाँ पर दोबारा कह दूँ, मैंने पहले भी कहा, अपने टेलीविज़न शोज़ में भी कहा कि ये जो तमाम वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ का वो अहवाल बता रहे हैं शाहिद साहब, इसकी ऑथेंटिसिटी सिर्फ ये है कि शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि उनकी बात हुई है, एंड बिकॉज द पर्सन, द जर्नलिस्ट आई नो, मैं उनको इस बात पर ट्रस्ट कर रही हूँ। दूसरी चीज़ कि रिबटल बाजवा साहब की तरफ से नहीं आया, रिबटल कहीं से भी नहीं आया। किसी ने भी इन अशात को, इन आर्टिकल्स को या इन कॉलम्स को चैलेंज नहीं किया कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। किसी ने भी नहीं किया,
किसी ने भी नहीं किया चैलेंज करने जी ऐसे नहीं हुआ था, या बाजवा साहब ने तो नहीं कहा, या ये नहीं हुआ, या बाजवा साहब ने ये नहीं किया। तो अगर रिबटल ना आए, जब तक तरदीद ना आए, तो इसको आप तस्दीक ही समझें। जब तरदीद आ जाएगी तो उसको भी हम शामिल कर लेंगे, जहाँ से भी आएगी हम उसको भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इस दूसरी अशात के अंदर जो कि पब्लिक हो चुकी हैं, जो कि हम लोग को पता है। जैसे कि हमें ये पता है कि अदम एतमाद के अंदर जो है ये फ़ौज का कोई रोल नहीं था। हमें ये भी पता है कि जी इलेक्शन की तारीख आने वाली थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब इन लोगों ने हुकूमत बनाई तो इलेक्शन की तारीख आने वाली थी, लेकिन वो तो लॉन्ग मार्च की बात हो गई। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला चेंज कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अभी हम इंतखाबात में नहीं जा रहे हैं और अभी शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे, अब हम इमरान खान साहब का डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन वो चीज़ें जो कि हमें नहीं पता थी और जो अब हमें पता चल रही हैं, उसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड करना है। एक हिस्सा उसका ये है, या मैं अगर ये कहूँ कि 3 पॉइंट्स हैं, हिस्सों के बजाय अगर मैं कहूँ कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नए हैं और जिससे आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के साथ क्या होता रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो ये है कि जी अब तो जनरल बाजवा को भी पता चल गया कि भाई हमजा शहबाज शरीफ निकम्मा तरीन इंसान है। ठीक है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ठीक है, वो किसी काम के नहीं हैं, किसी जोगे नहीं हैं, वो निकम्मे तरीन शख्स हैं। और ये बात उनके अब्बा जी को भी पता है जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं। और अब्बा जी भी अपने बेटे की परफॉर्मेंस का जो चार्ट था ना, वो चुप करके सर झुका करके जनरल बाजवा साहब से सुनते रहे। और जब वो ये सारी बातें सुन रहे थे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर शहबाज शरीफ साहब एक ऑर्डिनरी पर्सन होते और अगर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर ना होते। अगर वैसे तो टेक्निकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये बातें एक आर्मी चीफ एक एमएनए को भी कहता तो मैं उसके ऊपर एहतजाज करती। लेकिन कंसिडरिंग के शहबाज शरीफ साहब हैं, कंसिडरिंग ये नून लीग का वो चैप्टर है या वो सेक्शन है जो कि इस्टेब्लिशमेंट से की तो ई से भी डरता है, फ़ौज के फे से भी डर जाता है, तो मैं इसलिए इनको ये भी रियायत दे रही हूँ कि चले बतौर एमएनए अगर शहबाज शरीफ साहब को ये बातें सुननी पड़ती तो चले कोई बात नहीं, सिर्फ बतौर एमएनए, सिर्फ बतौर एमएनए। और अगर सिर्फ बतौर अपोजिशन लीडर भी सुननी पड़ती तो चलो जी, फिर भी मैं कह देती कि चलो यार हवाओं का रुख किसी और तरफ है, हो गया। मुल्क का वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पंजाब के अंदर उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ एस CM, और आर्मी चीफ को जब पता चला उस वक्त के जो कि जनरल बाजवा साहब हैं कि जी शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को बना दिया है चीफ मिनिस्टर, तो भाई वो उन्होंने खुलकर डांट पिलाई। वो तो सर पड़ के बैठ गए जो बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा वो इन्ना निकम्मा आदमी तुसी जो रहा चीफ मिनिस्टर लगा देता है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड, यानी प्राइम मिनिस्टर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आर्मी चीफ के मुंह से सुन रहा है। और जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग के ऊपर एक निकम्मे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बताते हैं ना, और माँ बाप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सामने उस्ताद मोहतरम बैठे होते हैं कि उस्ताद हम उनकी इज्जत करते हैं, और फिर माँ बाप सिर्फ यही कहते हैं, घूरियाँ डालते हैं बच्चे को और कहते हैं बेटा तुझे घर जाके बताएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब तो घूरी इधर उधर भी नहीं पा पाए। बाजवा साहब के बकौल, इस कॉलम के बकौल शहबाज शरीफ साहब सर झुकाए सुनते रहे थे। अब इस बात का रिबटल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी नहीं आया, इस बात का रिबटल कहीं से भी नहीं आया। ना बाजवा साहब ने इसकी तरदीद की है, ना हुकूमत ने इसकी तरदीद की है, ना शहबाज शरीफ साहब ने इसकी तरदीद की है। मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ कि भाई ये एक पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर इसलिए है क्योंकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके बारे में बात हो रही है और मरियम औरंगज़ेब की तरफ से पता नहीं कुछ एक होम्योपैथिक सा बयान शयान आया है, मुझे किसी ने बताया, मैंने तो खैर देखा भी नहीं क्योंकि अब तो मैं इनको देखना भी नहीं इस चीज़ को पसंद करती कि भाई अगर इनको यही नहीं पता, डांट खाने वाले को ये नहीं पता कि उसको कितनी और किससे डांट खानी चाहिए, और डांट सुनाने वाले को भी ये नहीं पता कि उसको किसको कितना और क्यों डांटना चाहिए, तो मैं तो इस पूरी डिबेट में ही नहीं जाती कि भाई ये क्या हो गया। एनीवेज जी, सबसे पहले तो मैं सवाल से शुरू करूंगी और सवाल मेरा ये है कि शहबाज शरीफ को, वो अभी भी वज़ीर आज़म हैं, उनको इसके ऊपर रिबटल देना चाहिए। अगर रिबटल नहीं दे सकते और अगर ये बात सच है तो उनको बिल्कुल इसके ऊपर आकर के कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको वजारत उज़्मा से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने चाहिए, क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म, एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि जमहूरियत की एक लड़ाई लड़ रहा है, जो कि सिविल सुप्रीमसी की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई तो कभी प्रो एंटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की थी नहीं,
ये लड़ाई तो हमेशा से प्रो डेमोक्रेसी और एंटी डेमोक्रेसी थी, और ये लड़ाई इतना कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं लड़ सकता है। इतना कमज़ोर है वज़ीर आज़म, ये भी बाजवा साहब ही बता रहे हैं। इतना कमज़ोर वज़ीर आज़म, इतना ठंडा ठार वज़ीर आज़म, जिसकी अपनी जो बातें वो काबीना भी नहीं सुनती, जिसकी अपनी बातें कोई भी नहीं सुनता। शहबाज शरीफ साहब खुद भी अपनी बात नहीं सुनते होंगे। हाँ, सुलेमान शहबाज की उन्होंने तारीफ़ की, तो फिर सुलेमान शहबाज से इनको चाहिए कि हुकूमत कराएं ना। क्या मुल्क इतना कमज़ोर वज़ीर आज़म और इतना कमज़ोर चीफ मिनिस्टर अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो कि पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इमरान खान साहब जो भी जनरल बाजवा के बारे में कहते रहे हैं वो ठीक कहते रहे हैं। यानी आखिरी दिन तक भी बाजवा साहब बाज नहीं आए। बाजवा साहब एंड तक भी अपनी सियासी ठरक पूरी कर रहे थे। बाजवा साहब एंड तक भी अपने अंदर के पॉलिटिशियन को तस्कीन पहुंचा रहे थे, सियासत में बार बार इंटरफेयर करके। सबसे पहले तो सवाल बाजवा साहब से भी पूछना चाहिए कि भाई किस कैपेसिटी में आप ये बुरा भला सुना रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, किस कैपेसिटी में आप अपना ये फीडबैक दे रहे थे, किस कैपेसिटी के अंदर आप हमजा शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे थे। अगर आप ए पॉलिटिकल हो चुके थे, अगर आपका इदारा ए पॉलिटिकल हो चुका था, तो फिर आपने पॉलिटिक्स के अंदर आकर के इन सियासी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करके अपने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की क्यों कोशिश की? पाकिस्तान फौज का जो इदारा है वो मेरा इदारा है। आपने बहैसियत एक इंडिविजुअल एज एन आर्मी चीफ ये काम किया, जिसकी वजह से आपको इदारे को भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में जो है वो लाने का कोई हक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ, इसके अलावा मैं और क्या कह सकती हूँ? किस कैपेसिटी में आप 10-10 दिन का वक्त लेते थे? किस कैपेसिटी में आप ये तमाम चीज़ें करते थे कि जी लोग आपके पास आ रहे हैं, नहीं कि चाहे मलिक अहमद खान साहब आपके पास आएँ या चाहे शहबाज शरीफ साहब आपके पास आएँ या आप उनसे बात करें और फिर आपस में ये डील हो कि जी भाई नहीं, अभी तो असल में क्योंकि नवाज शरीफ साहब डिसाइड कर चुके हैं इंतखाबात का, तो अब मलिक अहमद खान साहब कहते हैं हम तो उनको मना नहीं कर सकते, हम तो 10-10 दिन का टाइम नहीं ले सकते। आप मांगते फिरते हैं 10-10 दिन का टाइम। IMF की डील फलानी जगह पे कौन करेगा, IMF की डील फलानी जगह पे कौन करेगा? अरे भैया पाकिस्तान के सिक्योरिटी अमूर देखें ना सर, आपको वेरी हम्बली यू हैव टू लुक इनटू द सिक्योरिटी इशू सर, नॉट इनटू द पॉलिटिकल इश्यूज, फॉर गॉड सेक। सो मैं तो ये समझती हूं कि जो अशात नंबर 2 है ये एक एतराफ़े जुर्म है, बल्कि एतराफ़े जुर्म तो खैर छोटी चीज़ है। मैं ये कहूँगी कि ये एतराफ़े गुनाह है। ये इसलिए एतराफ़े गुनाह है क्योंकि मैं आपके सामने एक तस्वीर कशी कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए आप सोचें, 1 मिनट के लिए सिर्फ आप ये सोचें कि भाई अपने दिमाग में आप देखें कि आपके सामने एक तरफ जनरल बाजवा हैं रिटायर्ड, एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, दोनों जो हैं वो आमने सामने हैं। और आप ये सोचें कि वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा साहब अभी रिटायर नहीं हुए, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं। आप ज़रा मंजर कशी में आपको करके बता रही हूँ कि आप ये तस्वीर अपने सामने लाएं कि जी जनरल बाजवा साहब उनको डांट रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब हाथ बांध के सर नीचे करके उनको सुन रहे हैं। जिसको भी सिविल सुप्रीमेसी का रत्ती भर भी पता है और सिविल सुप्रीमेसी की रत्ती भर भी परवाह है, तो आपको लिटरली शर्म आ जाएगी, डांटने वाले पर भी, डांट खाने वाले पर भी। मैं तो ये कहूँगी कि आपको नफरत हो जाएगी डांट खाने वाले से भी और डांट पिलाने वाले से भी। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये बड़ी गलत हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत हुई हैं। और जिसने भी सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़नी है ना, मैं आपको सीधी तरह एक बात बता दूं, वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर ऐसे सर झुका करके नहीं बैठ सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भाई जब आपके दिल में कोई चोर नहीं है, जब आपने कुछ गलत किया नहीं है, जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है और होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप सर झुका कर क्यों किसी की बात सुनेंगे? और वो किसी भी आपका सबऑर्डिनेट होगा, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो वोट लेकर के नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब आप वोट लेकर के आए हैं, आपके ही बड़े भैया ने ये नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो। मैं आज आपसे भीख मांग रही हूँ, वोट को इज्जत दो। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, वोट को इज्जत दो, मेरे वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान के कौम के वोट को इज्जत दो, जिसने जिसको भी वोट किया है। मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती कि मेरे मुल्क का वजीर आजम अपने सब ऑर्डिनेट 21वें 22वें ग्रेड के अफसर के सामने सर झुका करके अपने बेटे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सुन रहा था और चूत तक नहीं की, चूत तक नहीं की। क्यों नहीं आप समझते कि इज्जत, जिल्लत,
दौलत, शोहरत, नौकरी, हर चीज ऊपर वाले के हाथ में होती है। देखा जाता अगर आप जवाब दे देते। अब आप सोचें वो क्या मंजर होगा। सोचिए, बस सिर्फ इस मंजर को 30 सेकंड के लिए अपने दिमाग में लेकर के आइए, अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखिए ना। आपकी आंखें शर्म से झुक गई। अगर आप सिविल सुप्रीमेसी के मानने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं, तो आप अभी के अभी आप इस वीडियो को पॉज करके जा सकते हैं। मुझे रत्ती भर आपसे शिकायत नहीं होगी। और अगर आपके भी वही जज्बात है तो इस चीज को फैलाइए, इस चीज को एक्नॉलेज कराइए। आप अपनी आवाज उठाइए कि वोट से आया हुआ वजीर आजम इतना कमजोर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो एक ऐसे वजीर आजम को जानती हूं जिसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी गई थी और कहा गया था कि इस्तीफा दो, तो उस वजीर आजम ने बोला था मैं नहीं दूंगा इस्तीफा ओवर माई डेड बॉडी। और वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ही भैया थे, बड़े भैया थे। वो एक है ना फिल्म, सलमान खान की बड़ी पॉपुलर फिल्म है, आजकल हर जगह स्टारडम चलता है भाई। सलमान खान को कौन नहीं जानता। सलमान खान साहब की फिल्म है ना दबंग। फिल्म का टाइटल तो इनको सूट नहीं करता भाई, पर ये डायलॉग इनके ऊपर फिट बैठता है। कमाल करते हो पांडे जी। पांडे जी, ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने। आपने तो हमजा शहबाज के ऊपर मोहर लगवा दी भाई कि वो सर्टिफाइड नकम्मे हैं, उनको कोई काम नहीं आता। आपने अपने ऊपर भी ये मोहर लगवा दी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर तरीन वजीर आजम शहबाज शरीफ है। रिबटल दें, उल्टा इनसे सवाल पूछें शहबाज शरीफ साहब। और मैं बहुत हाथ जोड़ के मैं आपको सामने ये दावा करती हूं कि अगर आप ये रिबटल देंगे इसका, अगर आप बताएंगे कि बात सच है झूठ है, कौम को आकर के सब बताइए। और अगर ये बात झूठ है तो आप जनरल बाजवा साहब से पूछिए, आपको कंडेम करना चाहिए। और जब आप ये करेंगे तो मैं आपसे वादा करती हूं हाथ जोड़ करके कि मैं ना सिर्फ अपने अल्फाज वापस लूंगी, मैं आपसे माफी भी मांगूंगी। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यह कि जब मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब इस मामले में सच्चे थे जो वो जनरल बाजवा के बारे में बातें कर रहे थे, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और ये सब टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव आया, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस करना था कि जी वो आपसे बात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा मैं बात नहीं करूंगा। आप इस मंजर को भी सामने लाइए, इस मंजर को भी आप सामने लाइए। एक मुल्क का वजीर आजम जो कि चुप करके डांट सुन रहा है, सर झुका के डांट सुन रहा है, जिसकी अपनी काबीना उसकी बात नहीं मानती, जिसका अपना बच्चा उसकी बात नहीं मानता, जो अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड के ऊपर शर्मिंदा है, वो जनरल बाजवा की बातें सुन रहे हैं सर झुकाकर। जितना ऊपर से जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं जितना चाहे मर्जी कह दो, शहबाज शरीफ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, जो कि जेरे अताब था, इस्लामाबाद छोड़ करके वो पेशावर जाकर बैठा हुआ था, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने वाला था। वहां पर कहा जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए कि जी बात करना चाहते हैं, बाजवा साहब बात करना चाहते हैं। इमरान खान कहता है मैं बात नहीं करूंगा। ये मैं आप पर छोड़ती हूं, बताएं लीडर कौन है, वो जो वजीर आजम हाउस में बैठा है या वो जो ऑलरेडी जेरे अताब है और जिसने माजी में बेशुमार गलतियां की होंगी, बेशुमार हजारों गलतियां की होंगी। ये मैं फैसला आवाम पर छोड़ती हूं, क्योंकि मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आवाम पर छोड़ूंगी। इसके अलावा ना मैं कुछ कहना चाहती हूं, ना मैं कुछ करना चाहती हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उस कॉलम से एक छोटा सा जो इक्तबास है वो पढ़ के सुना देती हूँ। इस कॉलम में लिखा है कि जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं, उनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वुज़रा उनकी बात सुनते हैं, वुज़रा उनको घास भी नहीं डालते, बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। मैंने पूछा सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा था? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, बल्कि मैंने जनरल फैज़ से पूछा था कि सलमान शहबाज बाहर कैसे गया, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता चला। जनरल बाजवा कहने लगे इसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा में मज़े आने लगे थे। मेरा सवाल था इस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के खिलाफ थी? जनरल बाजवा बोले जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले।
शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। ये पूरा कॉलम पढ़ने लायक है, हकीकत जानने के लिए ये कॉलम वाकई ही पढ़ने लायक है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।